नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र और आप देख रहे हैं स्टडी विद लॉजिक यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आईएएस हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो या कोई भी किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो। नेशनल इनकम और जीडीपी से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस के अलावा ये आपको न्यूज़पेपर को सही से समझने, इकनॉमी को अच्छे से समझने के लिए भी, जो करंट अफेयर्स आते हैं उनको समझने के लिए भी ये टॉपिक को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, नेशनल इनकम को हम समझते हैं क्या होता है। इसके आगे हम समझेंगे जीडीपी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है। ये सारे ही टर्म्स हम आगे समझेंगे। और ये एमपी क्या होता है, एफसी पे क्या होता है, ये सारे टर्म्स को हम इसी स्लाइड में आगे आगे समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। It refers to monetary value of all goods and services produced in a country during a financial year। तो हम समझते हैं कि मनी वैल्यू क्या होती है। मनी वैल्यू का मतलब होता है मॉनिटरी वैल्यू। जैसे कि आपके पास जो भी बुक है उसकी मॉनिटरी वैल्यू क्या है, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर उसके हम टैक्सेस हटा देंगे, टैक्सेस इंक्लूड नहीं करते हैं उसमें, तो उसकी जो मनी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी। मॉनिटरी वैल्यू का मतलब होता है उसकी मनी की वैल्यू क्या है किसी भी इकनॉमी के अंदर में। गुड्स का मतलब होता है वो सारे प्रोडक्ट जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंजिबल, जिनको हम टच कर सकते हैं। और सर्विसेज का मतलब होता है जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे कि एक लॉयर सर्विसेज देता है, होटल में आपको सर्विसेज मिलती हैं, और एक टीचर सर्विसेज देता है। तो इस तरीके की सारी सर्विसेज को भी इसमें काउंट किया जाता है। उनसे होने वाली जो भी इनकम है और गुड्स से होने वाली जो भी इनकम है, उन सबको ऐड कर लिया जाता है एक साल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट और 31 मार्च तक चलता है वो। कैलेंडर ईयर क्या होता है, कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि मॉनिटरी वैल्यू जो भी होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जब हम उसको ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती है हमारी नेशनल इनकम एक साल के लिए। और कहाँ से इनकम ये जॉइन होती है, क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करते हैं। तो तीनों सेक्टर्स को लेते हैं हम, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और हमारे पास कौन सा आता है, टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स से जितना भी आने वाला प्रोडक्शन होता है उसको सबको काउंट किया जाता है। टर्शरी सेक्टर मतलब कि सर्विसेज सेक्टर होता है, इसमें जितनी भी सर्विसेज आती हैं उनसे होने वाली इनकम को काउंट किया जाता है, और सबको लास्ट में जब ऐड करते हैं तो बनती है हमारी नेशनल इनकम। तो फ्रेंड्स, ये कौन करता है, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि NSSO होता है, और CSO भी इसकी हेल्प करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं कि हम क्यों पढ़ते हैं, जो नेशनल इनकम है क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो नेशनल इनकम इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि जितनी ज़्यादा नेशनल इनकम होगी उतनी ज़्यादा हम समझेंगे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। सबसे पहला तो भाई, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो किसी की इनकम नहीं होगी। अब एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा फर्म से। मतलब कि ज़्यादा फर्म्स होंगी, ज़्यादा की ज़्यादा फैक्ट्री लगी होंगी, कंपनी लगी होंगी, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो लोगों की इनकम बढ़ रही है। इनकम को हम काउंट करते हैं, तो जितनी ज़्यादा नेशनल इनकम होती है उससे हमें अंदाज़ा मिलता है कि लोगों की जो है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगी हैं। ठीक है, तो इसलिए नेशनल इनकम बढ़ती रहनी चाहिए। नेशनल इनकम बढ़ती है तो इन दोनों का हमें इंडिकेटर मिलता है। और नेशनल इनकम बढ़ने के साथ साथ हमें और भी चीज़ें पता चलती हैं कि लोगों का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है हमारे देश में। और क्योंकि नेशनल इनकम रिलेटेड है किससे, जीडीपी से, मतलब कि प्रोडक्शन से। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमें सीधी सी बात समझनी चाहिए कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो पर पर्सन, हर व्यक्ति के लिए वो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होगा। जैसे कि अगर बहुत सारे मोबाइल्स बन जाते हैं तो वो मोबाइल हर बंदे के लिए अवेलेबल होंगे। तो इसलिए ज़्यादा प्रोडक्शन का मतलब है कि वो सामान, वो प्रोडक्ट, वो सर्विसेज हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल है, जो कि सीधा सीधा किससे रिलेटेड है कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा तो फिर तो हमारे देश की कंडीशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसलिए नेशनल इनकम से पता चलता है लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। मतलब कि उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि एग्रीगेट डिमांड ठीक है, लोग डिमांड कर रहे हैं इसलिए प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, और ये सारी चीज़ें एक साथ रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे जीडीपी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं आगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जितना ये टर्म पॉपुलर है इकोनॉमिक्स में, इससे ज़्यादा पॉपुलर कोई भी टर्म नहीं होगा। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसके अंदर ये ग्रॉस क्या होता है, डोमेस्टिक क्या है, प्रोडक्ट क्या है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम सुनते हैं
जीएनपी, जब हम सुनते हैं एनएनपी, जब हम सुनते हैं एनएनपीएफसी, इसके साथ साथ या एफसीज लग जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एनडीपी, ये भी एक टर्म है। जब ये सारे टर्म हमारे सामने आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीडीपी क्या है, ये क्या है, ये क्या है। फ्रेंड्स, ये सारे ही टर्म्स लगभग एक से हैं और ये सारे ही टर्म्स जीडीपी से निकलते हैं। तो पहले हम समझेंगे जीडीपी का मीनिंग क्या है। इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक और जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ ईयर। अब देखिए, इसमें धीरे से समझते हैं आराम से। पहला पॉइंट क्या है, फाइनल। तो जो फाइनल टर्म है इसका मीनिंग ये होता है कि हमको फाइनल गुड्स की वैल्यू ही ऐड करनी है। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, मान लेते हैं कि कारपेंटर ने लकड़ी ख़रीदी, उसने उस लकड़ी को 200 रुपये में ख़रीदा, उसके बाद उसने उसकी कुर्सी बनाई, टेबल बनाया, कुछ भी बनाया उसने, उसमें उसमें वैल्यू ऐड कर दी। उसमें उसको जो भी उसकी कॉस्ट लगी, वेजेस लगी, उसने उसको 500 रुपये में बना के तैयार कर दिया। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी चेयर की, 500 रुपीज़। तो ये वैल्यू ऐड होती है फाइनल वैल्यू। ठीक है, जो उसकी इंटरमीडिएट वैल्यू है, जो इंटरमीडिएट कॉस्ट है, वो काउंट नहीं होती है। तो फाइनल वैल्यू ही यूज़ होती है जो भी मार्केट में हम किसी भी प्रोडक्ट की देखते हैं। तो इसलिए फ़ाइनल काउंट करना ज़रूरी है। फाइनल वर्ड इसलिए काउंट करना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर हमने इंटरमीडिएट कॉस्ट भी ऐड कर दी उसमें, तो फिर हमारी इकनॉमी बहुत ऊपर चली जाएगी, जीडीपी का कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इंटरमीडिएट कॉस्ट को नहीं लेते हैं, फाइनल जो प्रोडक्ट की वैल्यू निकल के आई है उसी को हम लेते हैं ताकि डबल डबल काउंटिंग ना हो। दूसरा क्या है, इसमें टर्म आता है डोमेस्टिक। अगर आपने टर्म समझ लिया डोमेस्टिक, और इसके अपोजिट होता है नेशनल, तो समझ लेना कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। डोमेस्टिक को हम ध्यान से समझते हैं क्या होता है। मान लेते हैं ये इंडिया है, ये इंडिया की जोग्राफिकल बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जिससे भी पैसे आएंगे, रुपीज़ आते हैं, प्रोडक्शन होगा, पैसे आएंगे, उसको हम काउंट कर लेते हैं। ये हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री कहलाती है, या जोग्राफिकल बाउंड्री बोल सकते हैं इसको। तो इसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो कौन हो, चाहे वो यूएसए का बैंक है यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर में, अगर वो कोई इनकम जनरेट कर रहा है हम उसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, चाहे वो जर्मनी का हो, किसी भी फॉरेन कंट्री का कोई भी इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया के अंदर यहाँ पे अगर वर्क कर रहा है, इकोनॉमिकली कुछ भी जनरेट कर रहा है, कोई भी इनकम, उसको हम ऐड कर लेते हैं। इसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक। इसको अगर हम लार्जर टर्म में अगर पढ़ें तो उसको बोलते हैं रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। मतलब कि रेजिडेंट वो लोग होते हैं जो इस जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया के अंदर है या उसी कंट्री के अंदर है जहाँ वो रहते हैं। या ये कह सकते हैं कि जो भी लोग, चाहे वो बाहर के हों, अगर वो 1 साल से ज़्यादा इस कंट्री में रह रहे हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसी कंट्री में है, यहीं से कमाते हैं, यहीं पे खर्च करते हैं, उनको हम बोलते हैं रेजिडेंट। ठीक है, नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं, ये यूएसए का बैंक है, ये काम तो यहाँ पे करता है लेकिन पैसे यहाँ से कहाँ भेज देता है, यूएसए। तो इसकी जो इनकम है वो यूएसए चली जाती है। तो अब क्या होता है, डोमेस्टिक में हम रेजिडेंट जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं और नॉन रेजिडेंट जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, दोनों को ऐड करते हैं। वो कोई भी हो इस डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, उसकी इनकम को हम ऐड करते हैं, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक। ये ऐसे ही है जैसे कि आपके घर में यहाँ पे कोई किराएदार रहता है, आप किराएदार की भी इनकम ऐड करोगे तो वो आपकी हो जाएगी जीडीपी, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अगर आप इस किराएदार की इनकम को माइनस कर देते हैं तो वो हो जाएगी आपकी नेशनल इनकम। मतलब कि सिर्फ आपके घर वाले लोग, जो आपके हमारे इंडिया के जो नेशनल्स हैं, इंडिया के जो नेशनल्स हैं, अगर वो जो इनकम कमा रहे हैं उसी इनकम को हम काउंट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम नेशनल। ठीक है, तो इसलिए डोमेस्टिक का मीनिंग अलग होता है, नेशनल का मीनिंग अलग होता है। नेशनल में और क्या आएगा, मान लेते हैं कोई इंडियन यूएसए में जाके यहाँ पे जाके कोई पैसे कमा रहा है, इंडिया का कोई बैंक है, या मान लेते हैं कि टाटा इंडस्ट्रीज़ है, टाटा इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे इनकम जनरेट कर रही है, तो ये इनकम भी नेशनल में जुड़ेगी। और यहाँ पे कोई यूएसए का बैंक इनकम जनरेट कर रहा है तो ये इनकम नहीं जुड़ेगी, ये माइनस हो जाएगी। तो नेशनल में क्या समझे हम, नेशनल में
सिर्फ हमारे जो नेशनल्स हैं, मतलब कि जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं की इनकम ऐड होती है। बाकी विदेशी लोग जो भी पैसा जनरेट कर रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, वो हम माइनस कर देते हैं, तो बन जाता है नेशनल। और अगर हम सभी को ऐड कर लें, किसी को माइनस नहीं करें, तो वो रहता है डोमेस्टिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये अलग अलग टर्म्स बनते हैं। जीडीपी, जीडीपी में से इसको हम अगर एन कर देंगे यहाँ पे, तो बन जाएगा हमारे पास जीएनपी। देखते हैं इनको डिटेल्स में कैसे ये काम करते हैं और कैसे हम इनको कन्वर्ट करते हैं। बाकी जो यहाँ पे टर्म आया है पीरियड ऑफ ए ईयर, ये वही फाइनेंशियल ईयर है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है। कभी भी ईयर आ जाए तो वो 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होगा, फाइनेंशियल ईयर की ही बात करते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी इसको हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आगे समझते हैं कुछ टर्म्स को डिटेल में। यहाँ हमने लिखा था जीडीपी। जी का क्या मतलब होता है? ग्रॉस। तो ये क्या होता है ग्रॉस? कभी कभी जी हट जाता है, यहाँ पे एनडीपी आ जाता है, तो ये एन होता है यहाँ पे नेट। होता क्या है, ग्रॉस में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तब हमारे बन जाता है नेट। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारी जीडीपी थी हमारी 1,000 रुपये। अब इस जीडीपी में 1,000 रुपये का मतलब है जितनी ये फाइनल वैल्यू हो गई किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। अब ये जो गुड्स बने हैं ये मशीनों के द्वारा बने हुए हैं, मशीन चली हैं इसलिए बने हैं। तो मशीनों की घिसाई भी होती है, मशीनों की टूट फूट होती है, तो इसलिए मशीनों में जो होने वाला खर्चा है हमें उसको निकालना पड़ेगा, वरना हमारी रियल जीडीपी नहीं आएंगी। मान लेते हैं कि आपके घर की इनकम 1,000 आई, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी तो आया उसमें, या आपने कोई मशीन चलाई है, अगर आपने कोई कारखाना है आपका, अगर आप उसकी इनकम को काउंट करेंगे तो भाई टूट फूट तो निकालोगे ना। तो इसलिए जीडीपी में से जब हम इस डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन मतलब मशीनों की जो घिसाई होती है, टूट फूट होती है, उसको माइनस कर देते हैं, तब हमारे पास आता है एन डी पी। तो ग्रॉस से सीधे नेट पे आ जाते हैं हम। दूसरा टर्म हम समझते हैं जीडीपी, यहाँ पे होता है एमपी। कभी कभी यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है आपको एमपी। इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है, जो हम डेफिनेशन में पढ़ रहे थे, जो मार्केट प्राइस होती है उसी को हम बोलते हैं। मतलब कि हमने जैसे एक पेन है, उस पेन की जो प्राइस है 10 रुपीज़ है, तो ये क्या हो गई? मार्केट प्राइस है इसकी। मार्केट प्राइस का मतलब है इसके अंदर क्या क्या है, अभी टैक्स भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई सब्सिडी है, सरकार ने मदद की होगी प्रोडक्शन में, वो भी जुड़ी हुई है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम एमपी। तो अगर हम मान लेते हैं कि सारे पेन को गिनते हैं तो जीडीपी आएगी हमारी, मान लेते हैं 10 पेन प्रोड्यूस किए, एक पेन 10 रुपये का, तो 100 रुपये हमारे पास क्या आई? जीडीपी एमपी। एमपी मतलब मार्केट प्राइस। ठीक है, ये मार्केट प्राइस है। इसमें इस मार्केट में जो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं उनमें टैक्सेस जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट को इसमें हम काउंट नहीं करते हैं, प्रॉफिट को कंसीडर ही नहीं करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कि 8 रुपये का कोई भी पेन बना था, ठीक, उसमें टैक्स लग गए 2 रुपये, तो ये हो गया 10 रुपये का, बस ये काउंट करते हैं इसमें प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करते हैं। प्रॉफिट को और इनकम को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं वो एक अलग कॉन्सेप्ट बन जाता है, उसको भी हम नेशनल इनकम ही बोलते हैं, लेकिन उसको एक अलग फार्मूले से निकालते हैं। अब देखते हैं एनडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी अभी हमने देखा कि हमने जीडीपी से जब डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो बन जाता है हमारे पास एनडीपी। कोई डिफरेंस नहीं है, बस यही डिफरेंस होता है, बस जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं उसमें से तो बन जाता है हमारे पास एनडीपी। अगर आपके पास आता है एनडीपी, कोई बोलता है कि इंडिया की एनडीपी इतनी चल रही, तो बस आप ये समझ जाना कि उसमें से क्या हो गया है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आप सब लोगों को, कि जो जीडीपी कैलकुलेट करने का या नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, वो मैं आपको एक बार में बता देता हूँ किस तरीके से करते हैं। ये टर्म्स बहुत बार आपके सामने आते हैं। मान लेते हैं हमने सारा प्रोडक्शन काउंट कर लिया। जब हम सारा प्रोडक्शन काउंट कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं जीडीपी एमपी। ठीक, मान लेते हैं 1,000 हमारी जीडीपी आ गई। अब नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम जीडीपी नहीं होती है, जीडीपी में से कुछ चीज़ों को हमें माइनस करना पड़ेगा तब नेशनल इनकम बनती है। तो इस जीडीपी एमपी में से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो बन जाएगा एनडीपी एमपी। ठीक है, ये एनडीपी
MP आ गया। मार्केट प्राइस पे हमने काउंट करे हमारे जो भी प्रोडक्शन हो रहा था। इसमें से जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस हैं उनको हम माइनस कर देंगे, तो ये जो MP है क्या बन जाता है, ये बन जाएगा अब NDP FC बन जाएगा। ठीक है। और इस D को हम अब किस में कन्वर्ट करेंगे, नेशनल में। हमारे पास क्या था, NDP FC आ चुका है। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, बाहर की इनकम ऐड कर देंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं नफ़ीफ़ा। अगर हम बाहर की इनकम ऐड कर देंगे तो जो अभी अभी हमने समझा है डोमेस्टिक, ये क्या बन जाएगा अब, नेशनल। तो नेट भी बन गया, नेशनल भी बन गया, प्रोडक्शन तो है ही, और उसमें से हमने टैक्स भी निकाल दिए। अब कुछ बचा, बाहर की इनकम भी ऐड हो गई, डेप्रिसिएशन भी निकाल दिया हमने, मशीनों की जो भी घिसाई विसाई हुई है, और फैक्टर कॉस्ट, उसमें से टैक्स वैक्स भी निकाल दिए। इसी चीज़ को बोलते हैं नेशनल इनकम। तो आपको समझ में आया। कभी कभी आपको टर्म्स बहुत चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, GDP कंफ्यूज करता है, NDP कंफ्यूज करता है, यहाँ पे NNP कंफ्यूज करता है, ये NNP आ गया। तो ये सिंपली एक फार्मूला होता है और इसके अलग अलग पार्ट्स को हम समझते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूज़न होती है। अगर हम इसको एक साथ पढ़ेंगे तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो देखते हैं, इनको अब अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अब समझते हैं GNP क्या है। GNP भी GDP का ही कॉन्सेप्ट है। GDP MP होता है हमें, इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो बनता है NDP MP। अगर हम इसमें से ये माइनस ना करें, ग्रॉस को ग्रॉस ही रहने दें, ये है D। इस D को किस में बदलना है हमको, नेशनल में। तो क्या करना पड़ेगा, अब मान लेते हैं ये इंडिया है, ये अमेरिका है, ये दूसरी कंट्रीज़ हैं। अब इंडिया में जो इंडियन कमा रहे हैं रुपीज़, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन करके उन्होंने पैसे कमाए, प्लस इस कंट्री से, प्लस इस कंट्री से पैसा आएगा, प्लस इस कंट्री से भी पैसा आएगा, उन सबको जब हम जोड़ देते हैं, प्लस हमारी इंडिया में कुछ फॉरेनर्स की फर्म्स भी होती हैं। मान लेते हैं कि USA का कोई बैंक था, वो कुछ इनकम जनरेट करता है, लेकिन वो USA को सेंड कर देगा, उसको हम माइनस कर देंगे। जर्मनी वाले थे, जर्मनी उनका पैसा चला जाएगा, उसको हम माइनस कर देंगे। ऐसे समझते हैं। इंडिया में 1000 रुपये कमाए गए, जिसमें से 400 रुपये फॉरेनर्स ने कमाए हैं, USA का बैंक है, जर्मनी की फ़र्म है, तो ये 400 रुपये हमारे इंडिया में नहीं रुकने वाले हैं, ये बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास कितने बचेंगे, सिर्फ 600 रुपये। उसी टाइम लेकिन हमारी इंडिया की फर्म्स बाहर भी काम कर रही हैं, वो पैसा हमारे इंडिया में आएगा साथ में, तो वो हम जोड़ देंगे। मान लेते हैं वो कितना आया, 300 रुपये, तो कितना हो गया हमारे पास, 900। तो इसलिए जो नेशनल है, तो इसलिए नेशनल कॉन्सेप्ट में क्या क्या जुड़ता है, जो फॉरेन की इनकम है वो जुड़ जाती है, और जो फॉरेन को जाने वाली इनकम है वो माइनस हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं फिर हम, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये जो नेट है ये इसलिए आता है क्योंकि जो बाहर से इनकम आ रही है उसको ऐड करना है, जो बाहर को जा रही है उसको माइनस करते हैं, तो बन जाता है हमारे पास नेट। तो सीधी सी बात है, जब हम GDP में क्या करेंगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये ऐड कर देंगे, तो हमारे पास बन जाता है GNP, डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट हो जाता है। अब समझते हैं NNP क्या होता है। देखिए GDP था हमारे पास, GDP में से हमने डेप्रिसिएशन घटा दिया, तो क्या बन गया हमारे पास, NDP। अब इस NDP में हमने नेट, जो बाहर से आने वाली इनकम है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको जोड़ दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दिया, तो ये जो D है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेशनल में। NNP, बस इसी को NNP को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। तो देखा आपने किस तरीके से GDP, अगर हमको पता हो तो GDP से ही सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। NDP, चाहे तो हम इसको NDP बोल दें, चाहे तो हम इसको GNP बोल दें, सिंपली बस N से G में कन्वर्ट करना होता है और D से N में कन्वर्ट करना होता है। अगर ये आपको समझ में आ गया कि डोमेस्टिक और नेशनल में क्या डिफरेंस है,
नेट में और ग्रॉस में क्या डिफरेंस है, तो ये जी और एन का और डी और एन का जो खेल है ये आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। एक और होता है इसमें जीडीपी, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। जीडीपी एमपी क्या होता है और जीडीपी एफसी क्या होता है। देखिए मार्केट प्राइस है, इस मार्केट में से जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा एफसी। ठीक है, जो भी टैक्सेस हमने लिए हैं और जो भी सब्सिडी है वो ऐड कर देंगे तो बन जाता है फैक्टर कॉस्ट पे। तो इसके लिए एनआईटी को निकालने का एक फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सिडी माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है एनआईटी। ये एनआईटी हम कभी भी किसी भी टाइम पे जीडीपी एमपी से अगर हम इसको एनआईटी माइनस करेंगे तो ये एमपी एफसी में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो किसी भी पार्ट पे हो जाए। यहाँ पे देखते हैं, चाहे वो जीडीपी हो एमपी, चाहे वो एनडीपी एमपी हो, चाहे वो जीएनपी एमपी हो, चाहे वो एनएनपी एमपी हो, जितने भी एमपी हैं उनमें से अगर हम एनआईटी माइनस कर देंगे सभी से क्या बनता चला जाएगा, एफसी बन जाएगा। तो सिंपली ये एमपी से एफसी पे कन्वर्ट करने के लिए हमें जो टैक्सेस हैं वो घटाने होते हैं। एनआईटी का फॉर्मूला है ही, पता ही है आपको, आप देखिए। तो इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने देखा नेशनल इनकम किस तरीके से बनती है और जीडीपी क्या होता है और किस तरीके से वो नेशनल इनकम में कन्वर्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक डिटेल और बता देना चाहता हूँ कि नेशनल इनकम सिर्फ एफसी पे ही निकलती है। ये क्या होता है, जैसे कि हमने सारा प्रोडक्शन काउंट कर लिया, गुड्स एंड सर्विसेज से होने वाली जो भी प्रोडक्शन था फाइनल वैल्यू काउंट करके हमारे पास जो जीडीपी आई वो एक्चुअली में क्या होती है, पूरा नाम होता है उसका जीडीपी एमपी, मार्केट प्राइस पे होती है। तो अभी इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ है आपके पास टैक्स और सब्सिडी। देखिए टैक्स को निकालेंगे, सब्सिडी को हम ऐड करते हैं। तो इस एमपी को जो नेशनल इनकम होती है ना वो प्योरेस्ट फॉर्म में होती है हमेशा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसमें किसी भी तरीके का फालतू पैसा जुड़ा हुआ नहीं है। जो पैसा फालतू जुड़ा हुआ है वो जाएगा, जो खर्चा हुआ है वो जाएगा, जो टैक्स है वो जाएगा। ठीक है, जो जेन्यून इनकम होती है उसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। तो इसलिए इसमें से हम टैक्स भी माइनस कर देते हैं, बाहर से आने वाली इनकम को भी ऐड कर देते हैं, जो भी फॉरेन की इनकम है, और बाहर को जाने वाली जो फॉरेन की इनकम है फॉरेनर्स की, उसको हम माइनस कर देते हैं। तो इसलिए टोटली क्या बनता है हमारे पास, एफसी। तो इसलिए जो बेसिक फॉर्मूला है वो किस तरीके से काम करेगा यह हम देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास आया जीडीपी एमपी, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्योंकि एनआई जो होता है नेशनल इनकम वो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में होती है, इसलिए डेप्रिसिएशन माइनस करना बहुत ज़रूरी है। क्या आ जाएगा हमारे पास, एनडीपी एमपी। इस एमपी में से हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करने पड़ेंगे, इसलिए क्या आ जाएगा हमारे पास, एनडीपी एफसी, फैक्टर कॉस्ट। इस डोमेस्टिक को अब हम नेशनल पे बनाएंगे, क्योंकि नाम ही नेशनल इनकम है तो डोमेस्टिक पे तो काउंट करेंगे नहीं, डोमेस्टिक में तो दोनों को ही काउंट कर लेते हैं। तो बाहर से आने वाली इनकम को ऐड करेंगे। वो इनकम ऐड होती है जो किसी भी गुड्स और सर्विसेज के आदान प्रदान से होती है। किसी बेटे ने अपने पिताजी को पैसे सेंड किए हैं तो वो इनकम नहीं काउंट होती है। किसी बेटे ने अपने पिताजी के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, उससे अगर किसी दोनों में से किसी को भी इनकम हुई है वो ऐड होती है। सिंपली किसी को पैसे भेजने से इनकम ऐड नहीं होती, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं काउंट होती है। तो इस एफसी में, इस एनडीपी में हम क्या ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से इनकम जो आई है वो ऐड करेंगे, बाहर को इनकम जो गई है वो माइनस कर देंगे, मतलब कि नेट। तो ये क्या बन जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और एफसी तो हमारा बन ही गया है, इसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा एमपी को एफसी में कन्वर्ट करते हैं और जी को एन में नेट में कन्वर्ट करते हैं, और हमारे पास जो डी है उसको नेशनल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये फाइनली नेशनल इनकम बनती है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से और समझा पाए।